अपनी ये जो सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, आज ये इसकी 4th वीडियो है और इस सीरीज के अंदर मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूँ वो सारे चैप्टर वाइज फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, ताकि जब ये सीरीज पूरी हो तो आपको ये फीलिंग है, सेटिस्फेक्शन तो आए ही आए कि आपके सारे कोर्स के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो रिवाइज हो गए। इसके अलावा जब आप एक वीडियो भी पूरी करते हो तो आपको ये सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो मेरे रिवाइज हो गए। जैसे आज अपन नाउन चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी भाई मैंने सीरीज की। यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट वाला कॉलम होता है वहां जाओगे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ताकि आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना हो। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पिंड कमेंट में मेरी ऐप का लिंक है, उसको इंस्टॉल कर लेना। होम पेज पे ही फ्री पीडीएफ नाम से आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आ जाइए करते हैं शुरुआत। वीडियो के हिसाब से कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, लेकिन अपनी सीरीज के हिसाब से कॉन्सेप्ट नंबर 31 है। ठीक है जी, आ जाइए। क्या है जी कॉन्सेप्ट नंबर 31 नाउन चैप्टर का? डोंट यूज ए एन वन टू दीज दोज मैनी और एस और यस विद दीज नाउन्स। ठीक है, ये जो नाउन्स हैं इनके साथ ए एन नहीं लगाना है आपको, इनके साथ 1 2 3 4 नहीं लगाना है, इनके साथ दीज दोज नहीं लगाना है, इनके साथ मैनी नहीं लगाना है, और इनके कभी आपको प्लूरल भी नहीं करना है, यानी आपको ऐसे ब्रेड्स सोप्स ऐसे नहीं लिखना है। अब ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या खास है इन नाउन्स के अंदर? देखो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जो नाउन चैप्टर होता है ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे बोरिंग चैप्टर है। आप बाकी किसी चैप्टर के अंदर देखोगे तो कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ग्रामर थोड़ी मोटी आपको मिलेगी, ये सीधा सीधा आपको दिखेगा ये सिंगुलर होते हैं जी, ये प्लूरल होते हैं जी, ये ऐसे होते हैं जी। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से थोड़ा मोटा इसको आपको कॉन्सेप्चुअल बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ज़्यादातर बुक्स में आपको सीधा लिखा मिलेगा कि ये नाउन सिंगुलर होते हैं। एक्चुअली सिंगुलर नहीं होते, ये अनकाउंटेबल होते हैं। ये मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के लिखा है। बुक्स में ज़्यादातर ये सारे इकट्ठे कॉमा कॉमा डाल के सारे इकट्ठे लिख दिए जाते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। ये जो वर्ड्स हैं जैसे ब्रेड है, सोप है, शैम्पू है, सैंड है, ये सब अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो ये मटेरियल नाउन के अंडर में आते हैं। नाउन पढ़े हैं ना आपने, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा, है ना। तो ये जितने भी हैं आप देखोगे, जैसे ब्रेड हिंदी में अपन कह सकते हैं मैंने एक ब्रेड खा ली, 2 ब्रेड खा ली, लेकिन रियलिटी में जो ब्रेड है वो तो केजी में बिकता है ना। ब्रेड के ऊपर लिखा होता है ना 350 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। जो भी चीज़ किलो में बिक रही है, मीटर में नप रही है, यानी जिनका नंबर नहीं है। देखो आप दुकान पे जाके कभी ऐसे कहते हो 2 किलो पेन दे दो, नहीं कहते ना। 2 मीटर पेन दे दो, नहीं कहते ना। आप कहते हो 2 पेन दे दो, क्योंकि वो काउंटेबल है। पेन का पेन्स हो सकता है। ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान से सोचने की कोशिश करो। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी किलो में बिकती हुई नजर आएंगी, कभी मीटर में, लीटर में, है ना। अब शैम्पू है, ये सब लिक्विड है, किस में नपेगा? लीटर में नपेगा। ऐसी सोप है, हिंदी में अपन कह देते हैं कि एक साबुन लिया भैया, लेकिन रियलिटी में वो क्या है? वेट में नपने वाली चीज़ है। इंग्लिश में अगर एक साबुन कहना होता तो कहना पड़ता अ बार ऑफ सोप, साबुन की टिकिया। ऐसे ब्रेड, एक ब्रेड कहना तो इंग्लिश में कहना पड़ता स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड की एक स्लाइस। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? यानी ये ऊपर वाले ऐसे नाउन्स हैं भैया जो मटेरियल नाउन के अंडर में आते हैं। और मटेरियल नाउन कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल होते हैं तभी तो इनके साथ ए एन नहीं आ सकता, क्योंकि ए एन का इनडायरेक्टली मतलब 1 ही होता है। अगर मैं कहूँ अ बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, तो कितने लड़के खड़े हैं बाहर? एक। ए एन का इनडायरेक्ट मतलब 1 ही होता है, इसलिए इनके साथ ए एन नहीं आ पाता। 1 2 3 काउंटिंग ही नहीं हो सकती, तो 1 2 3 कैसे आएगा? दीज दोज प्लूरल के साथ आते हैं, एक काउंट होते ही नहीं है, प्लूरल कहाँ से बनेगा इनका? अच्छा जी, मैनी, फिर से वही प्लूरल वाले कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं आ पाता। ऐसे यस लगा के प्लूरल करते हैं, ये अनकाउंटेबल है तो प्लूरल होगा ही नहीं। क्लियर हो गया? एक छोटी सी बात शायद कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। कई बार पेपर का पेपर्स लिखा होता है, तब उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। उसका मतलब होता है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। कई बार आयरन का आयरन्स लिखा होता है, तब उसका मतलब चेंज हो जाता है। उसका मतलब होता है जंजीरें, बेड़ियाँ। ठीक है, तो ऐसे कई बार, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भैया इनमें ऐसी एस नहीं लगाना, फिर कोई सर हमने तो लिखा देखा है पेपर्स, तो थोड़ा सोचना कि मैं किस मीनिंग की बात करूँ। यहाँ मीनिंग है मटेरियल, कागज जिससे किताबें वगैरह बनती हैं, वो पदार्थ, है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ये वाले जो हैं ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आते हैं। कैसे आते हैं जरा समझने की कोशिश करना। इससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक वर्ड है मशीनरी, ठीक है। अब मशीनरी कैसी होती है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ट्री कैसा होता है, हर बंदे को पता है। अच्छा, ट्री की शेप जनरली ऐसी होती है, नीचे तना होगा, ऊपर ऐसे पत्ते होंगे। हर बंदा दिमाग में सोच पा रहा है? ट्री का ट्रीज भी कर पा रहे हो। मशीनरी किसको बोलोगे?
सब कुछ ही मशीनरी है, सब कुछ ही मशीनरी है, छोटी से छोटी चीज से लेकर जो आप खिलौना, जो वो गाड़ी पीछे करके आगे जाती है वो भी एक टाइप की मशीनरी है ना। एरोप्लेन बन जाए वो भी बड़ी बड़ी मशीनरी है। तो सब कुछ मशीनरी के अंडर में आ रहा है, सिलाई मशीन से लेकर चाहे जहाज बनाने वाली मशीन हो, सब कुछ मशीनरी के अंडर में आ रहा है। यानी ये जो वर्ड है इसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, मशीन का मशीन्स हो सकता है, लेकिन मशीनरी सब चीज़ों को रेफर करने वाला एक वर्ड है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक ऐसा शब्द है जो सब चीज़ों को रेफर कर देता है, लेकिन इसकी खुद की कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसे समझने की कोशिश करना। जैसे ज्वेलरी, ठीक है, रिंग अंगूठी, रिंग का रिंग्स हो सकता है, नेकलेस हार, नेकलेस का नेकलेसेस हो सकता है। समझ आ रही बात। रिंग आपको पता है उसकी शेप कैसी होती है, काउंटिंग कर सकते हो, 1 अंगूठी 2 अंगूठी 5 अंगूठी। नेकलेस की शेप कैसी होती है आपको पता है, नेकलेसेस 5 नेकलेसेस 10 नेकलेसेस काउंट कर सकते हो। ज्वेलरी क्या है, सब कुछ, ये सब कुछ ज्वेलरी के अंडर में आ रहा है। सोने का हो, चांदी का हो, प्लेटिनम का हो, किसी भी चीज का हो, सब कुछ ज्वेलरी के अंडर में आ रहा है। क्या ज्वेलरी खुद कुछ है? नहीं। ये एक ऐसा शब्द है जो इन चीजों को रेफर करने के काम आ जाता है, इसकी खुद की कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए सारे शब्द किसके अंडर में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, फिर जैसे मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं ये भी अनकाउंटेबल होते हैं, सेम उसी लॉजिक से इसके साथ भी ये सब कुछ नहीं लग पाता। ऐसी कुछ और वर्ड्स भी हैं, है ना, ये थोड़े से अलग लिखे इनसे, क्योंकि इनमें थोड़ा फंडा अलग है। बिजनेस जो होता है ना, मान लो जैसे मैं कहूँ कि हमारा इस चीज़ का बिजनेस है, ठीक, तो वहाँ पे वर्ड वो हमेशा सिंगुलर में यूज़ होगा। अगर मेरे अलग अलग टाइप के हो ना, जैसे मेरा कपड़े का व्यापार है, दवाइयों का भी, तो मैं कहूँ भी हम इतने बिजनेसेस में डील करते, तब समझ में आएगा। लेकिन एक ही अगर आपका बिजनेस है, फिर चाहे उसकी 20 ब्रांचेज हों, आपकी लखनऊ में ब्रांच है, कानपुर में ब्रांच है, जोधपुर में ब्रांच है, हर जगह आपकी ब्रांच हो, लेकिन अगर एक ही बिजनेस है तो वर्ड बिजनेस ही लिखा जाएगा, बिजनेसेस नहीं लिखा जाएगा। ऐसी रिसर्च, मान लो 50 साइंटिस्ट भी एक ही चीज पर रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च ही लिखा जाएगा। अलग अलग रिसर्चेज चल रही हो तब रिसर्चेज हो सकता है। अब्यूज, किसी का शोषण, अनकाउंटेबल में आएगा। परसेंटेज, हिस्सा। अल्फाबेट, अल्फाबेट का फंडा थोड़ा सा और अलग है ना। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। कई बार बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो ABCD ये सब क्या है, ये अल्फाबेट नहीं है, ये है लेटर्स, इंग्लिश के लेटर्स। A से लेकर Z तक ये पूरा, इसको कहते हैं अल्फाबेट। जैसे हिंदी में ए आ से लेकर अक्षय त्र ग तक, पंजाबी में ऊड़ा आड़ा से लेकर कखा गगा वहां तक, लास्ट तक, एंड तक। मेरी बात आ रही समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो सारे लेटर्स का सेट होता है ना, इसको कहते हैं अल्फाबेट। तो ऑब्वियस बात है, एक भाषा की तो एक ही अल्फाबेट होगी, एक ही वर्णमाला होगी ना, हाँ कि ना। इंग्लिश में जितने भी शब्द बनाए जाएंगे सब ABCD इन्हीं लेटर्स को कंबाइन करके बनाए जाएंगे। हिंदी में जितने शब्द बनाए जाएंगे वो ए आ से लेकर अक्षय त्र ग तक बनाए जाएंगे। तो एक भाषा की एक वर्णमाला होती है। अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश अल्फाबेट्स सीख रहा हूँ, इंग्लिश के अल्फाबेट्स सीख रहा हूँ, गलत हो जाएगा, क्योंकि A से लेकर Z तक ये पूरी एक ही होती है, एक भाषा की एक ही वर्णमाला होती है। तो अल्फाबेट्स शब्द का यूज मत किया करो। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं इंग्लिश और हिंदी के अल्फाबेट्स सीख रहा हूं, तब ठीक है, क्योंकि 2 वर्णमाला होगी ना, इंग्लिश की अलग हिंदी की अलग, अब अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, है ना। तो अल्फाबेट्स का मतलब होता है वर्णमाला। अगर एक ही भाषा की बात करोगे तो अल्फाबेट्स मत लिखना, अगर 3-4 भाषाएं तो अल्फाबेट्स वर्ड यूज हो सकता है। तो ये ऐसे हैं। अब्यूज तो नहीं इसमें से, अब्यूज का भी अब्यूज तब हो सकता है जब गालियां मतलब हो इसका, है ना, 4-5 गालियां दी, 20 गालियां दी, ऐसे करके। अदरवाइज ये वाले जो हैं, जब ये एक ही चीज के बारे में बात करते हैं तब इनका प्लूरल नहीं होता, लेकिन अलग अलग टाइप की बात करने लग जाओ तो इनका प्लूरल हो सकता है, ये इस टाइप के। तो ये एक कॉन्सेप्ट था भाई। आ जाओ कुछ सेंटेंसेस करके देखो, फिर से वही वीडियो पॉज करो, अपने सोचो आंसर, फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी। Our NGO helps the people who live in slums and collect garbages for a living। ठीक है, हमारी जो NGO है वो हेल्प करती है उन लोगों की जो स्लम्स में रहते हैं और गार्बेज कलेक्ट करते हैं लिविंग के लिए। यहाँ पे लिविंग का मतलब, जैसे अपन बोलते हैं ना, आपने एक वर्ड सुना होगा, अ डिसेंट लिविंग। अ लिविंग का मतलब होता है उतना पैसा जो आपके रोजमर्रा के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए जो जरूरत होता है। ठीक है,
यहाँ पे अ लिविंग ये कोई वर्ब वगैरह नहीं है। अ लिविंग यहाँ पे लिविंग का मतलब है उतना पैसा, जैसे एक डिसेंट लिविंग कमाना चाहता हूँ मैं, लिविंग से वहाँ पे मतलब रहना वाला नहीं है, लिविंग से मतलब इतना पैसा जो आपके रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करे। अब गार्बेज वर्ड आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन है ना। गार्बेज वर्ड आपको पता है, अभी पढ़ाया कि अनकाउंटेबल नाउन के अंडर में आएगा, तो गार्बेजेस नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपको गार्बेजेस में से जो एस है ये ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं पूरा ही काट के दोबारा लिख देता हूँ। जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं, जो कूड़ा कलेक्ट करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। ऑल द हाउसेज इन आवर कॉलोनी वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक एक्सेप्ट हर्स। हमारी कॉलोनी में जितने भी घर थे सारे के सारे तबाह कर दिए गए अर्थक्वेक के दौरान, मतलब तबाह हो गए कह लो, कर दिए गए तो नहीं, पैसे में मत मानो इसको, लिंकिंग वर्ब और एडजेक्टिव मान लो। सारे के सारे घर हमारी कॉलोनी में तबाह हो गए अर्थक्वेक के दौरान, उसके घर को छोड़कर। हर्ष का मतलब है हर हाउस, उसके घर को छोड़कर, क्योंकि उसका जो घर था वो बना हुआ था बेस्ट क्वालिटी ब्रिक्स का। अब ये जो ब्रिक्स हैं ईंटें, इनका भी अलग लोचा है। अगर रोड पे 2 ईंटें पड़ी हो काउंटेबल है, लेकिन अगर दीवार बना दी जाए, उससे कुछ बिल्डिंग बना दी जाए, स्ट्रक्चर बना दी जाए, तो वो एज अ मटेरियल नाउन ट्रीट होते हैं। ईंटें और पत्थर, अगर आपको ये सेंटेंस पढ़ के पता चल गया ऑब्वियसली इन ईंटों से घर बना हुआ है, हाँ कि ना। जैसे ये जो बोर्ड टंगा हुआ है ये किसी दीवार के ऊपर टंगा हुआ होगा ना, आपको दिख नहीं, लेकिन साइड पे कमरे में इधर उधर दीवारें हैं ना, तो इन दीवारों में जो ईंटें लग गई वो मटेरियल नाउन मानी जाएंगी। रोड पे 2 ईंटें 2 पत्थर पड़ी हैं वो कॉमन नाउन माने जाते हैं। रोड पे पड़े हों तब स्टोन का स्टोन्स हो सकता है, लेकिन अगर उससे किला बन गया, दीवार बन गई, तो फिर वो मटेरियल नाउन हो गए और तब उसका प्लूरल नहीं होगा। तो यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी ब्रिक्स नहीं, बेस्ट क्वालिटी ब्रिक आपको लिखना पड़ेगा। इनको करिए। हाँ जी, साइंटिस्ट्स had all the equipments that they need in order to complete the experiment। साइंटिस्ट के पास वो सारे इक्विपमेंट्स हैं जो उन्हें एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए चाहिए। अब सब चीज़ें इक्विपमेंट के अंडर में आ गई है ना। कुछ भी हो, कुछ भी हो, प्लास हो, पेचकस हो, साइंटिस्ट के लिए माइक्रोस्कोप हो, सब कुछ को इक्विपमेंट कह सकते हैं। तो यानी इसकी खुद की एग्जिस्टेंस तो कुछ है नहीं, ये तो सब चीज़ों को रेफर करने वाला वर्ड था। तो यानी ये किस में चला गया, एब्स्ट्रैक्ट में चला गया। एब्स्ट्रैक्ट में चला गया तो अनकाउंटेबल में चला गया, अनकाउंटेबल में चला गया तो भैया इसका प्लूरल नहीं हो पाएगा, ऑल द इक्विपमेंट लिखना पड़ेगा। अब काफ़ी बच्चों को इसके अंदर एक डाउट हो सकता है, सर इक्विपमेंट लिख रहे हो तो ऑल कैसे लिख रहे हो, ऑल कैसे हो सकता है ना। भैया ऑल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ जाता है। याद करो, अगर मैं लिख दूँ ऑल द वाटर तो क्या ये गलत हो गया। वाटर तो अनकाउंटेबल है ना, मानते हो इतनी बात तो वाटर के साथ ऑल कैसे आ गया। ऑल द मिल्क, ऑल द वाटर, मेरी बात आई समझ में। तो ऑल एक ऐसा शब्द है जो ऑल और सम, SOME सम, सम वाटर सम बुक्स, ऑल द वाटर ऑल द बुक्स। तो ऑल और सम ही ऐसे शब्द हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने अगर इक्विपमेंट कर भी दिया तो ऐसा नहीं कि ऑल गलत हो जाएगा। क्लियर है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आते हैं। Thousands of tourists visit Jammu Kashmir every year to see beautiful scenery। हजारों हजारों टूरिस्ट जम्मू कश्मीर जाते हैं हर साल ब्यूटीफुल सीनरी देखने। अब आपको पता है सीनरी का मतलब, यहाँ पे ना कई बच्चे सीनरी का मतलब समझ लेते हैं वो दीवार पे जो फोटो लगी होती है वो सीनरी है ना। सीनरी का मतलब होता है कोई ऐसा दृश्य जो आपको आंखों को देखने को अच्छा लगे, और वो अनकाउंटेबल है। सीनरी जो शब्द है वो अनकाउंटेबल है, क्योंकि सीनरी अपने आप में कुछ होता नहीं है। समझना मेरी बात कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं सीनरी किसको कहते हैं, अब कोई बच्चा कहेगा अपने दिमाग से सर पहाड़ हों, पेड़ हों, नदियाँ हों, सर ये सीनरी है ना। गोवा चले जाओ, वहाँ क्या सीनरी नहीं है। हाँ सर, समुंदर हो, नारियल के पेड़ हों, सर वो भी सीनरी है। अच्छा जैसलमेर चले जाओ, वो सीनरी नहीं है। दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, 2-4 ऊँट चल रहे हैं, वो भी सीनरी है। तो सीनरी का मतलब कोई ऐसा दृश्य जो आंखों को देखने में अच्छा लगे, है ना। अब उसकी कोई फिक्स डेफिनेशन तो है नहीं, तो ये अनकाउंटेबल के अंडर में आता है। तो यहाँ पे सीनरीज नहीं, आपको सीनरी शब्द का यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। दीज नाउन्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर।
ये जो नाउन है ये दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर है। प्लूरल दिखने में क्यों लगते हैं? क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है बॉय बॉयज, चेयर चेयर्स, टेबल टेबल्स, ऐसा लगाने से चीज़ें प्लूरल हो जाती, यही पढ़ा ना हमने बचपन से। तो अब यहाँ पे क्या देखो, सबके लास्ट में ऐसा आ रहा है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ऐसे सबके लास्ट में ऐसा आ रहा है। तो हमें दिखने में सुनने में ऐसा लगेगा यार ये तो प्लूरल हो गए, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि प्लूरल नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट के नाम है। अगर मैं कहूँ फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे फिजिक्स जो सब्जेक्ट का नाम यूज़ किया आपने वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? क्या सिर्फ ऐसा लगने से प्लूरल हो जाएगा? नहीं ना, प्रॉपर नाउन है, किसी सब्जेक्ट का नाम है। मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, हाँ के ना? ऐसे ही गेम्स के नाम है, बिलियर्ड्स, पूल, स्नूकर, जिसको अलग अलग नाम होते हैं, टेबल सी होती है, बॉल को ऐसे डंडी सी से मार के उसमें होल में डालना होता है, डार्ट्स हो गए, छोटा सा तीर होता है ऐसे गोल सा, वो चार्ट सा होता है, उस पर ऐसे फेंक फेंक के मारना होता है, सेंटर में लगे तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं। एथलेटिक्स, जिमनास्टिक गेम्स की टाइप हो गई। डोमिनोज, पास से, ये पिज़्ज़ा वाला डोमिनोज नहीं है, डोमिनोज पास से जो खेलते हैं उसको बोलते हैं डोमिनोज, है ना? तो गेम्स के नाम है। ऐसी बीमारियों के नाम है, रिकेट्स, मीजल्स, मम्स, डायबिटीज़, रेबीज, शिंगल्स, ये सब बीमारियों के नाम है। तो सारे के सारे देख रहे हो ना, प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के नाम है, तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, सारे के सारे सिंगुलर के अंडर में जाएंगे। मेरी बात आगे समझ में? अब इसको कुछ ऐसा समझ लो जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है? मान लो कोई बंदा है, उसने अपना नाम ही रॉबिन्स रख लिया। लेट से मान लेते कि एक आदमी है, उसने अपने नाम पे तो किसी का जोर नहीं है, कोई भी कुछ भी नाम रख लेता है ना? जो मन आता है वो नाम रख लेते हैं। जैज नाम रख लिया अपना, कौन रोकने वाला? मान लो कोई बंदा, उसने अपना नाम रॉबिन्स रख लिया, एस लगा लिया नाम के आगे अपने आप ही, क्या तुम रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना। तो क्या रॉबिन के आगे एस लगा देने से अब उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करोगे? रॉबिन्स आर प्लेइंग के इज प्लेइंग क्या लिखोगे? तुम्हें पता ना ये एक ही आदमी है, भले ही इसने नाम में एस लगा लिया, वर्ब तो सिंगुलर ही लगाओगे ना। कुछ ऐसी बात यहाँ पे है। अब बाय चांस क्या हुआ, इन गेमों के नाम, इन सब्जेक्ट्स के नाम, इन बीमारियों के नाम ऐसे हैं कि जिनके लास्ट में ऐसा रहा, लेकिन आपको तो पता है ना ये किसी सिंगुलर चीज़ को रेफर कर रहे हैं, किसी प्रॉपर नाउन को रेफर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वर्ब सिंगुलर आएगी। ये तीन थोड़े से टेढ़े हैं इसमें। जितने समय के लिए एक बैट्समैन क्रीज पर रहता है या बैटिंग करता है उसको उसकी इनिंग्स बोला जाता है, ठीक है? एक हो तो भी इनिंग्स, 10 हो तो भी इनिंग्स, इनिंग्स वगैरह यूज नहीं होता है ना। अच्छा, आज इसने अच्छी इनिंग्स खेली, इसने इतनी इनिंग्स खेली हैं, एक हो तो भी इनिंग्स, ज़्यादा हो तो भी इनिंग्स, ठीक? न्यूज़ का फंडा पीछे वाले जैसा है, 1 सुनो तो भी न्यूज़, 20 सुनो तो भी न्यूज़, 15 सुनो तो भी न्यूज़, ठीक? न्यूज़ का न्यूज़ ही रहेगा, न्यूज़ेज नहीं होगा, ठीक? और ना ही ऐसा है कि एक ही सुनो तो न्यू कर लोगे। समन्सिस का इससे भी और टेढ़ा फंडा है। समन्स जो शब्द है ये सिंगुलर है। जनरली क्या होता है, जैसे अभी मैंने बात करी कि रॉबिन के लास्ट में ऐसा लगा लिया किसी ने अपनी मर्जी से, है ना? तो क्या वो प्लूरल हो गया? नहीं हुआ ना। तो ऐसे ही अंग्रेजों ने थोड़ी सी कारिस्तानी कर दी। ये जो वर्ड है समन्स, ये होता है जी सिंगुलर। ये जो वर्ड है ये सिंगुलर है। समन्स वर्ड क्या है? सिंगुलर है। और इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो है समन्सेस। इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो है समन्सेस। अजीब है, इसलिए इस पे एरर भी आ सकता है। इन तीन पार्ट वालों में तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा था जी कि ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है, बात खत्म हो गई। ये तीन वर्ड थोड़े से डिफरेंट थे कि एक खेले चाहे दो खेले चाहे 10 खेले, वर्ड इनिंग्स ही रहेगा। 1 सुनो, 10 सुनो, 20 सुनो, वर्ड न्यूज़ ही रहेगा। समन्स का मैंने आपको बता दिया कि सिंगुलर समन्स होता है, सिंगुलर में ही एस लगा हुआ है, प्लूरल बनाना है तो समन्सेस लिखना पड़ता है। आ जाओ। हाँ जी, कर लिया। मैथमेटिक्स आर वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल। मैथमेटिक्स उन सब्जेक्ट्स में से एक है जो मुझे डिफिकल्ट लगे हैं बचपन से ही, स्कूल के टाइम से। अब मैथमेटिक्स ऑब्वियसली यहाँ सब्जेक्ट के नाम की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी जी? ऑब्वियसली सिंगुलर आएगी। आगे मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जिस दिन कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, उस दिन बताऊंगा। अगर मैथमेटिक्स किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के मैथमेटिक्स कर दें, अपन ऐसा कर देंगे उसका मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब सब्जेक्ट नहीं होता, वहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब होता है उसकी क्षमता। हिज मैथमेटिक्स आर वीक, इज वीक नहीं आर वीक करना पड़ जाता है वहाँ पे, क्योंकि उसका मतलब हो जाएगा उसकी गुणा घटा भाग करने की क्षमता, है ना? हिज मैथमेटिकल स्किल्स मतलब हो जाता है वहाँ पे मैथमेटिक्स का।
तो उस केस में वर्ब प्लूरल आती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा। ऐसी डार्ट्स जो होती है एक प्रकार की गेम है जिसमें जो वो जो छोटे छोटे तीर से फेंकते हैं ना उनको भी डार्ट्स बोलते हैं। देखे ना, अब नजर सेंटेंस की ब्यूटी देखो। डार्ट्स जो है वो एक प्रकार की फेंकने वाली गेम है जहां पर डार्ट्स फेंके जाते हैं एक सर्कुलर टारगेट पर। इस डार्ट्स के साथ आर आएगा और उस डार्ट्स के साथ इज आएगा, क्योंकि इस डार्ट्स का मतलब है वो जो तीर जो फेंके जाते हैं वो काउंटेबल है। 5 डार्ट्स फेंक दिए, 10 डार्ट्स फेंक दिए, लेकिन वो प्रॉपर नाउन है, वो गेम का नाम है। उस डार्ट्स के साथ इज आएगा। क्लियर हो गया भाई? इनको करके दिखाओ जरा। द न्यूज़ ऑफ हर गेटिंग दैट प्रमोशन, उसके वो प्रमोशन मिलने की जो न्यूज़ थी, वो जो खबर थी, वो कारण थी उसके, वॉज द रीज़न बिहाइंड दैट बिग स्माइल ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर जो बड़ी सी स्माइल थी उसके पीछे का कारण क्या थी? वो जो खबर मिली उसको, उसके प्रमोशन मिलने की वो। अब न्यूज़ के लास्ट में भले ही ऐसा लगा हो, लेकिन आपको पता है कि ये अनकाउंटेबल के अंडर में जाता है। 1 न्यूज़ 20 न्यूज़ सब न्यूज़ ही रहता है ना? तो वर्ब कैसी लगाओगे यहाँ पे? सिंगुलर लगाओगे, वॉज लगाओगे। अब कुछ बच्चों के माइंड में ना एक चीज़ हो सकता है यहाँ पे आए कि सर जैसे आपने वो जो पढ़ाए थे, जैसे ये ब्रेड वगैरह, अगर मान लो कभी हमें जीवन में इनका प्लूरल करना पड़ जाए, हमें कहना 5 साबुन, तो क्या सर कह ही नहीं पाते? कह सकते हो ना, 5 बार्स ऑफ सोप लिख दो, साबुन की 5 टिक्कियाँ मतलब हो जाएगा, हाँ कि ना? ऐसे शैम्पू है, 5 बॉटल्स ऑफ शैम्पू कर दो। ऐसे ही अगर इनमें से इनका तो नहीं हो पाएगा खैर, या इनका करना, तो पीसेज ऑफ फर्नीचर लिख लो, 5 पीसेज ऑफ फर्नीचर, 5 पीसेज ऑफ ज्वेलरी, ऐसे करके कर लो, है ना? तो पीसेज वगैरह ये सब वर्ड लगा के आप इनका कुछ ना कुछ कर सकते हो प्लूरल वाले टाइप से, अगर करना पड़े कभी जिंदगी में मजबूरी हो। ये बात मुझे यहाँ से क्लिक हुई। मान लो जैसे मुझे कहना है 5 खबर कहना है, 5 खबर ही कहना है, न्यूज़ नहीं लिखना मुझे, तो 5 पीसेज ऑफ न्यूज़ लिखना पड़ जाएगा फिर आपको, ठीक है? रिकेट्स कॉज प्रॉब्लम्स इन नॉर्मल कैल्सिफिकेशन ऑफ द ग्रोइंग बोन्स। रिकेट जो बीमारी है वो प्रॉब्लम कॉज करता है नॉर्मल कैल्सिफिकेशन में। कैल्शियम से हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, हार्ड बनती है ना? तो रिकेट्स अगर बीमारी हो जाए तो कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाती, बोन हार्ड नहीं हो पाती, और वजन के कारण बच्चे के, मतलब जिसका भी शरीर रिकेट जिसको होगा, जनरली बच्चों को ही होता है, उनके वजन के कारण पैर की हड्डियां ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है? ये रिकेट्स बीमारी आपने पढ़ा होगा। अब जिस बच्चे को नहीं पता वो तो यही सोचेगा ना कि रिकेट्स है, एस लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब आएगी। जिसको नहीं पता रिकेट्स एक बीमारी का नाम है, लेकिन जिसको पता है वो समझ जाएगा कि रिकेट्स तो एक बीमारी का नाम है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। सिंगुलर आएगी तो कैसे लिखना पड़ेगा? कॉजेज लिखना पड़ेगा। नाउन में ऐसे एस लगाने से नाउन प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में ऐसे एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती। बात शायद पता होगी। बॉय बॉयज, चेयर चेयर्स, नाउन में ऐसे एस लगाने से वो प्लूरल हो रहा है, लेकिन गो का गोज कर दूं, ईट का ईट्स कर दूं, तो वो सिंगुलर हो रही है। उल्टा चलता है, नाउन में ऐसे एस लगाने से नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब में ऐसे एस लगाने से वर्ब सिंगुलर। और यहाँ ये भी जान लो कि वर्ब में ऐसे एस पहली फॉर्म में ही लगता है। कहीं तुम ईट एट ईटन होता है, एट में भी लगाने चल दो, ईटन्स लिख दो। वर्ब में ऐसे यस केवल वर्ब की पहली फॉर्म में ही लगता है, कहीं सब में टाप दो, कहीं होते हैं भाई। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये कुछ ऐसे नाउन है भैया जो प्लूरल होते हैं। मैंने क्या कहा था कि नाउन चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का सबसे बोरिंग चैप्टर है। ऐसे ऐसे ग्रंथ लगा रखे होंगे और लिख रखा होगा भैया ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अब ये प्लूरल क्यों है? थोड़ा सा अगर ध्यान से देखने की कोशिश करो कि ये वाले जो वर्ड हैं ये हमेशा पेयर में चलते हैं। कैंची सेम 2 पार्ट से मिलके बनी हुई है। चिमटा, प्लार प्ला ये प्लायर, प्लास जिसको बोलते हैं हिंदी में, तार वार काटने का काम आता है। पिंसर छोटी चिमटी हो गई, बिलोज हो गई, फूकनी हो गई। ये अपने वाली फूकनी नहीं है, अपने गाँव वाँव में तो क्या होता है, पाइप ले ली उसी में फूंक मार दी, वो वाली नहीं है, अलग टाइप की है, ठीक है? इसको आप गूगल करके देखोगे तो कुछ इस टाइप की इमेज आएगी। ऐसे पाइप सी होती है, यहाँ पे रबड़ का ऐसे सा होता है, 2 ऐसे दबाने के स्टैंड से होते हैं, ऐसे टाइप के 2 सेम पार्ट से मिलके बनी होती है। पैंट हो गई आपकी, पैंट्स बोलना चाहिए, पैंट वर्ड ही गलत है ना। ट्राउज़र, पैंट्स, ये सब प्लूरल में लिखे जाएंगे क्योंकि 2 सेम पार्ट से मिलके बने हुए हैं।
तो जितने वर्ड्स हैं आप नज़र अगर इन पे मारोगे तो सारे ऐसे शब्द हैं जो दो सिमिलर चीज़ों से बनकर बने हुए हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं भैया। अब वैसे तो कॉम्प्लीमेंट भी होता है, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, लेकिन जब इन शब्दों को आप किसी को बेस्ट विशेस की फॉर्म में यूज़ करो, ये जितने वर्ड हैं, जब आप किसी को ना हमारी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्स जी, बेस्ट विशेस वाले फॉर्म में हमारी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरे रिगार्ड्स देना उनको। मेरी बात आ रही है समझ में? रिगार्ड का मतलब ऐसे इज्जत करना भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर इन शब्दों को, इन सारे शब्दों को आप किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए, बेस्ट विशेस देने के लिए यूज़ करोगे तो प्लूरल में ही यूज़ किए जाते हैं। ये वाले जो वर्ड है ये निकले हुए हैं जी एडजेक्टिव से। एक वर्ड है वैल्यूएबल, कीमती, लेकिन वैल्यूएबल्स कर दूं तो मतलब हो जाता कीमती सामान। ईटेबल मतलब खाने लायक, ईटेबल्स कर दूं तो मतलब खाने पीने का सामान। ऐसे गुड तो अच्छा होता है, गुड्स मतलब सामान। सराउंडिंग, सराउंडिंग एडजेक्टिव होता है, सराउंडिंग एरिया, लेकिन सराउंडिंग्स का मतलब ही हो जाता है आसपास का एरिया। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव से निकले हुए हैं, है ना। ये बेसिकली अगर एस ना लगाएं तो एडजेक्टिव को रेफर करते हैं, लेकिन एस लगाने से ये नाउन को रेफर करने लग जाते हैं और ये प्लूरल में यूज़ किए जाते हैं। ये कुछ और वर्ड्स हैं भैया। एशेस, एशेस का यहाँ पे ऐश एक होती है, ऐश, ऐश का मतलब होता है राख, वो मटेरियल नाउन के अंडर में जाता है। एशेस का मतलब होता है जली हुई वस्तुएं। एम्बर्स भी मतलब जली हुई वस्तुएं, ठीक है। रिमेन्स अवशेष हो गए, रूइंस हो गए फिर से अवशेष हो गए, प्रोसीडिंग्स कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वगैरह, क्लोथ्स हो गए सिले हुए कपड़े। जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो प्लूरल में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे कपड़ों को ज्वाइन करके बनते हैं हमेशा, ठीक है। अब जो आप जैसे वो होता है ना, सिलवाने जाते हो कपड़े तो उससे पहले कपड़ा लेने जाते हो तो वो गोल सा होता है, थान में से काट के देता है, वो होता है मटेरियल नाउन। उसको क्लोथ लिखेंगे, क्लोथ्स नहीं लिखेंगे। 2 मीटर क्लोथ ले आया, 5 मीटर क्लोथ ले आया। लेकिन अगर आप सिले सिलाए एक शर्ट भी लेके आए तो आप लिखोगे क्लोथ्स ले आया, क्लोथ ले आया नहीं लिख पाओगे उस केस में। आउटस्कर्ट्स मतलब मेन जो शहर है उसके आसपास के एरिया, गांव देहात के एरियाज कह सकते हो। अरियर्स होते हैं आपके बकाया, कोई कंपनी जहाँ आप काम वाम करते थे, कोई संस्था जहाँ काम करते थे वहाँ से कुछ बकाया आपका अमाउंट आना है। ड्यूज़ आपका बकाया, स्वीट्स मिठाइयाँ, आम्स दान दक्षिणा, रिचेज अमीरी। अर्निंग्स आपकी कमाई, अर्निंग नहीं होगा अर्निंग्स होगा। सेविंग्स आपकी बचत, इसलिए हमेशा सेविंग्स अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट कभी नहीं होता। प्रोसीड्स हो गया, ऑड्स हो गया, ठीक है। एक इसके अंदर वर्ड हो रहा है आर्काइव। ठीक है, एक केस के अंदर तो आर्काइव आर्काइव्स दोनों पॉसिबल हैं, इसको भी सुन लो जरा। अगर आर्काइव का मतलब हो गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट तो आर्काइव और आर्काइव्स दोनों हो सकते हैं। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट है तो आर्काइव हो गया, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है तो आर्काइव्स हो गए। लेकिन ये गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जहाँ स्टोर करके रखे जाते हैं उस जगह को आर्काइव्स कहते हैं, हमेशा प्लूरल में यूज़ होता है। अगर गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो आर्काइव आर्काइव्स दोनों हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट एक भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन वो जगह जहाँ इन सबको रखा जाता है उसके लिए हमेशा वर्ड आर्काइव्स ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। करिए जरा। वो जो बाइनोकुलर से दूरबीन सेम दो पार्ट से मिला हुआ है ना, पेयर नाउन है। बाइनोकुलर जो थे वो फोकस में नहीं थे, इसलिए उसने उन्हें उठाया और एडजस्ट कर दिया उसका फोकस। तो यहाँ पे बाइनोकुलर जो है पेयर नाउन है, बाइनोकुलर्स, है ना। तो वर्ब कैसी लेगा, ये प्लूरल लेगा, वर नॉट इन फोकस। टोंग्स यानी चिमटा, सेम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। टोंग्स का यूज़ किया जाता है मेरी दादी माँ के द्वारा चपाती बनाने के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोंग्स आर यूज्ड। क्लियर हो गया, इनको करिए ज़रा। ऑल हिज गुड्स वॉज पैक्ड, उसका सारा का सारा सामान पैक कर दिया गया कार्डबोर्ड बॉक्सेस में, कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस में, जब वो दूसरी सिटी सिटी को मूव हो रहा था, ठीक है। गुड्स का मतलब क्या है, सामान। ऑब्वियसली वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। ऑल हिज गुड्स वर पैक्ड लिखना पड़ेगा। हैंड राइटिंग थोड़ी ज़्यादा गंदी हो गई है।
ठीक है। द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी हैज़ सम गुड हॉस्पिटल्स फॉर द पीपल लिविंग हियर। ये जो आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे एक तो मेन शहर का सेंटर होता है, ठीक, कोई भी शहर हो आप देख लो, जयपुर है, चंडीगढ़ है, ऐसा थोड़ी कि सारा का सारा जयपुर, सारा का सारा चंडीगढ़, सारी की सारी दिल्ली बहुत डेवलप्ड है ना। जो मेन सेंटर से दूर दराज के इलाके होते हैं वहाँ पे गांव टाइप, बस्ती टाइप भी देखने को मिलती है। तो इस शहर के जो आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ पे कुछ अच्छे हॉस्पिटल हैं वहाँ के लोगों के लिए, ये कहना चाह रहा है। अब आउटस्कर्ट जो होता है प्लूरल नाउन है, वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। तो यहाँ पे इस शहर के जो आउटस्कर्ट है, सब्जेक्ट तो ये है ना, सिटी तो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सिटी तो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आउटस्कर्ट्स के हिसाब से वर्ब लगानी है, तो फिर यहाँ पे वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। क्या लिखना पड़ेगा, हैव यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब टाइम है भाई थोड़े से प्रचार का। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश के लिए कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन देख रहे हैं, यानी एक ऐसा बैच जिसको लेने के बाद कोई थ्योरी के लिए अलग से बुक पढ़ना या प्रैक्टिस के लिए कोई अलग से बुक ढूंढना, कोई पीडीएफ ढूंढना, उन सब की ज़रूरत ना पड़े, तो भाई ये मेरा एक फाउंडेशन बैच है इंग्लिश के लिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन। पूरी ग्रामर बिल्कुल डिटेल, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, ठीक है, या कह लो प्री टू मेंस लेवल तक। अच्छा जी, हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं, जो बच्चे पीडीएफ से पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये जो ग्रामर की क्लासेस हैं इनके आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाती है। अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में चाहते हैं, टाइप्ड फॉर्म में चाहते हैं, तो वो फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ग्रामर की प्रैक्टिस, हर एक चैप्टर के एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सिलेक्टेड सवाल विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मतलब इतनी इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या लगा क्यों लगा, ये नहीं कि सिर्फ आंसर लिख के छोड़ दिया ABCD, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इनका प्रैक्टिस मटेरियल। अच्छा जी, वो कैब की वीडियोस, फोटोज और नेमोनिक्स है 2023 की, 22 की, 21 की, सारे SSC एग्जाम्स की, CDS की, NDA की वो कैब आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। पहली बात तो इतनी वो कैब ही नहीं होती, और फोटोज और नेमोनिक्स वाली तो किसी के बैच में नहीं होगी। एक एक वर्ड की, ये नहीं मैं कह रहा कि 20-30 वर्ड पढ़ा दिए या 200 वर्ड पढ़ा दिए, सारे जितने वर्ड हैं सारे के सारे विद फोटोज और नेमोनिक्स आपको मिलेंगे। हर एक वर्ड का फोटो है, नेमोनिक्स है, सेंटेंस है, खुद खड़े होके पढ़ाया एक एक वर्ड। क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, थ्योरी पढ़ाई है, प्री लेवल के सेट कराए हैं, मीन्स लेवल के सेट कराए हैं, ताकि आपकी इस पोर्शन की दिक्कत खत्म हो जाए। प्रीवियस ईयर पेपर भी डलवा रखे हैं, CGL के, CHSL के, CPO के, स्टेनो के, CDS के, NDA के, ताकि आप पेपर भी अटेम्प्ट कर सकें। बीच बीच में लाइव इंटरेक्शन भी करता रहता हूँ, थोड़ा सा आपको पंप देने के लिए कि भैया कहाँ फिर रहे हो, कोर्स पूरा करो जिन्होंने नहीं किया है ना, कुछ गाइडेंस के लिए। इसके अलावा भाई ऐप के ऊपर ही डाउट का फीचर भी है, आप अपने डाउट जो हैं अपने क्लास के जो क्लासमेट्स हैं, कह लो बैचमेट्स हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, जिस पे मैं खुद रिप्लाई करता हूँ, कोई स्टाफ नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, खुद रिप्लाई करता हूँ। जैसे ही आप बैच परचेज करते हैं उसके 7 दिन के बाद एप्लीकेशन पे एक नोटिफिकेशन आती है कि जी ये डाउट नंबर है, इसको आप सेव कर लें, और मेरे पास जिन बच्चों ने एडमिशन लिया होता है उनका नंबर सेव कर लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर वो मेरे से डायरेक्ट 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। जब भी उस पर रिप्लाई आता है वो मैं खुद करता हूँ, टाइप करके भेज सकता हूँ तो टाइप करके भेजता हूँ ना, ऑडियो, आप जब ऑडियो से आप सुनेंगे तो मेरी खुद की आवाज़ होगी, कोई स्टाफ नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं। और ये वाला जो फीचर है, जो पर्सनल डाउट वाला जो फीचर है, आप किसी का 50,000 रुपये का भी बैच ले लो, कोई टीचर अगर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर देता हो, आपको डाउट बताता हो, तो मुझे बता देना। तो ये है जी इंग्लिश का वन स्टॉप सॉल्यूशन, मेरी एप्लीकेशन पे है, जो भी परचेज करना चाहे कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच है, टाइमली अपना कवर कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच में एक ही दिक्कत होती है बच्चों को, सर डाउट कहाँ पूछेंगे, यहाँ पूछोगे, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछोगे, वो दिक्कत खत्म होने के बाद तो रिकॉर्डेड बेस्ट है, सारा कंटेंट एक साथ मिल जाता है, अपनी स्पीड पे आप पूरा कर सकते हो। आ जाइए जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। सम नाउन्स दैट लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल, कुछ ऐसे नाउन जो दिखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन होंगे प्लूरल। अब दिखने में सिंगुलर क्यों लगेंगे, क्योंकि इनके लास्ट में एस नहीं आ रहा है ना। चाइल्ड का प्लूरल करके तो चिल्ड्रन आया है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। अब इसमें और थोड़ी ऐसा लगा दोगे, चिल्ड्रंस थोड़ी लिख दोगे। पर्सन का प्लूरल करके तो पीपल आया है, अब इसमें पीपल्स थोड़ी लिख लेंगे, पीपल्स भी वर्ड होता है लेकिन उसका मतलब अलग हो जाता है, अलग नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। पोल्ट्री, ये मुर्गे मुर्गियाँ ये सब। कैवेलरी
जो घोड़े पर लड़ने वाली सेना होती है वो क्लर्जी, चर्च के पादरी वगैरह। इन्फेंट्री जो पैदल लड़ती है, मतलब तलवार या भाले वाले लेके जो पैरों पे चल के लड़ती है सेना, उसको बोलते हैं। कैटल में सारे आ गए, गायें भैंस भेड़ बकरियां मवेशी सब ये आ गए इसके अंदर। वर्मिन छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं। जेंट्री किसी इलाके में रहने वाले लोग, यहाँ की जेंट्री अच्छी है, यहाँ की जेंट्री अच्छी नहीं है। पीजेंट्री मजदूर किसान, है ना। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एस ना लगा होने की वजह से आपको दिखने में तो सिंगुलर लगेंगे, लेकिन ये प्लूरल चीजों को रेफर करते हैं, इसलिए ये प्लूरल नाउन की कैटेगरी के अंदर आएंगे और इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। करिए जल्दी से। डू यू नो दैट कैटल वॉज कंसिडर्ड वेल्थ इन एंशियंट टाइम? क्या तुम्हें पता है कि जो मवेशी थे, गाय भैंस भेड़ बकरियां, इनको वेल्थ माना जाता था, क्योंकि तब बार्टर सिस्टम चलता था, है ना। अब मान लो मुझे घर खरीदना है, तो करेंसी तो कुछ होती नहीं थी, तो क्या करते थे, मान लो मेरे पास 3 गायें हैं, 2 भेड़ें हैं, उनको मैंने सामने वाले को बेच दिया और उसके बदले में घर ले लिया, उसके बदले में ज़मीन ले ली, है ना। तो इनको वेल्थ माना जाता था। अब यहाँ पे कैटल शब्द जो है दिखने में सिंगुलर लगेगा, लेकिन आपको पता है कि कैटल, पुलिस, वर्मिन ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, वर लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। पोल्ट्री, एक पोल्ट्री क्या होती है, पोल्ट्री डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स होते हैं, जो कि यानी ये उसके अंदर सब आ गए, मुर्गे मुर्गियाँ वगैरह, और भी जो बतख वतख जो पालते हैं, जो इनको पाला जाता है ह्यूमंस के लिए, ताकि इनको बाद में खाया जा सके एनिमल प्रोडक्ट के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं पोल्ट्री। तो पोल्ट्री आपको पता है कैसा नाउन है, प्लूरल के अंडर में जाएगा, आर आएगा। ये सारे ऐसे नाउन है जिनके लास्ट में एस नहीं आता, जिसकी वजह से दिखने में ऐसा लगता है सिंगुलर है, लेकिन होते प्लूरल है। इनको करिए। हाँ जी। पुलिस वॉज इन्फॉर्म्ड बाय लोकल्स अबाउट द डेड बॉडी फाउंड नियर द लेक। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। अब सुनने बोलने में आपको पुलिस के साथ वॉज बहुत अच्छा लग रहा होगा, अभी जैसे मैं वर लिखूंगा आपको बल्कि अजीब लगेगा, लेकिन सही यही है भाई। पुलिस प्लूरल नाउन होता है। पुलिस लिखा हो, द पुलिस लिखा हो, हाँ पुलिस मैन लिखा हो तो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पुलिस लिखा हो, द पुलिस लिखा हो, वर प्लूरल लगाए। ऑल्दो दे वॉन्ट टू, हालांकि वो चाहते थे, ऑल्दो दे वॉन्ट टू, बट चाहते हैं, मतलब ऑल्दो दे वांट टू, हालांकि वो चाहते हैं, बट वैसे ऑल्दो और बट नहीं आ पाएंगे, टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा सा ना, ऑल्दो के साथ येट आएगा, ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूंगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे येट आएगा, ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूँ, ऑल्दो के साथ येट का पेयर होता है। ऑल्दो दे वांट टू येट मोस्ट पीपल डज नॉट डू एक्सरसाइज डेली, हालांकि चाहते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं हर रोज़ एक्सरसाइज नहीं करते। अब पीपल शब्द तो प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट आएगा कि डू नॉट आएगा। पीपल जब प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, ऑब्वियसली प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट आएगा। डोंट डू एक्सरसाइज, ये डू हेल्पिंग वर्ब है, ये डू मेन वर्ब है, ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूंगा बट वाले को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। सम नाउन्स दैट हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होती, जैसे हेड क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर नहीं होगा कभी, हेड क्वार्टर्स ही होगा। मान लो मैं कहूँ पुलिस हेड क्वार्टर्स हमारे घर से इतनी दूर है, वहाँ तो किसी सिंगुलर को रेफर कर रहे हो, उन्हें हेड क्वार्टर को यूज, हेड क्वार्टर्स को कहना चाह रहे हो तो भी हेड क्वार्टर्स किया। और मैं कहूँ हमारे देश के इन 13 अलग अलग देशों में हेड क्वार्टर्स बने हुए हैं, तो भी हेड क्वार्टर्स यूज किया। एक हो तो भी हेड क्वार्टर्स, ज्यादा हो तो भी हेड क्वार्टर्स, प्लूरल में लिखेंगे। वेयर अबाउट्स पता ठिकाना, वेयर अबाउट्स ही रहेगा, चाहे एक की बात करो चाहे 10 की बात करो। हिरण, डियर, अब इनके जो लॉजिक है यार, कुछ कुछ ऐसे ऊट पटांग लॉजिक दिए होते हैं कोरा ओरा पे, कि ये जो 3 जानवर थे इनका मांस खाया जाता था उस समय पर, अच्छा इसलिए इनको मटेरियल नाउन की तरह मानने लग गए, इसलिए इनका प्लूरल नहीं हो। ये फर्जी लॉजिक बिना मतलब के, लॉजिक मुझे पता नहीं है क्यों बनाया इन्होंने भैया, इन्हीं 3 जानवरों के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन बेकार के लॉजिक है मुझे दिए हुए। डियर, शीप, फिश, इनका प्लूरल नहीं हुआ, कहने का मतलब एक हिरण भाग रहा हो तो अ डियर इज रनिंग, 5 हिरण भाग रहे हो तो 5 डियर आर रनिंग, ऐसा नहीं है। देखो समझना, इसको उससे मत कंफ्यूज कर देना जो अपना कॉन्सेप्ट नंबर 31 था, समझना मेरी बात।
इसको इससे मत कंफ्यूज कर देना, इसका तो प्लूरल होता ही नहीं है। ब्रेड का ब्रेड्स करेंगे ही नहीं, सोप का सोप्स करेंगे ही नहीं, लेकिन इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आती है हमेशा। ब्रेड के साथ, सोप के साथ, इनके साथ वर्ब ही सिंगुलर, मतलब हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल है। समझना, इसको उससे कंफ्यूज मत कर देना। ये वाले जो नाउन है ये ऐसे नाउन है जो अनकाउंटेबल, इनका ना तो प्लूरल होगा ना इनके साथ प्लूरल वर्ब आ सकती है। इसमें और उस बात में फर्क है। ये वाले जो आपके नाउन्स हैं, ये जो आपके नाउन हैं, इनकी स्पेलिंग में फर्क नहीं आता, लेकिन ये नहीं मतलब है कि इनका प्लूरल भी नहीं होता। प्लूरल वर्ब आ सकती है इनके साथ। मैं अगर कहना चाहूँ कि 5 हिरण भाग रहे हैं तो 5 डियर आर रनिंग लिख सकता हूँ बिल्कुल, उनके साथ तो प्लूरल वर्ब आ ही नहीं सकती। इनमें बस बात यह है कि सिंगुलर में यूज करो चाहे प्लूरल में यूज करो, स्पेलिंग सेम रहती है। फिश का फिशेस हो सकता है अगर टाइप की बात करो, है ना, इतने प्रकार की मछलियां, लेकिन अगर नंबर की बात करोगे 100 फिश हैं इस पॉन्ड में तो 100 फिश ही लिखना पड़ेगा, फिशेज नहीं लिख सकते। वो आते हैं ना रीजनिंग में, सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, 5 सीरीज दे दो तो भी सीरीज, 1 दो तो भी सीरीज, सिंगुलर प्लूरल सेम। एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट्स नहीं होगा, सिंगुलर प्लूरल सेम। समर वेकेशन ही रहेगा, 20 दिन की छुट्टियां हो, 30 दिन की छुट्टियां हो, समर वेकेशंस नहीं, वेकेशन का यूज़ किया करो। ऑफ स्प्रिंग माने बच्चे, ऑफ स्प्रिंग्स यूज़ मत करो। इशू का मतलब जब मुद्दे होता है तब इशू का इशूज हो सकता है, वरना इशू ही रहेगा जब इसका मतलब बच्चे हो। इशू का एक मतलब बच्चे भी होता है, जब बच्चे मतलब होता है तो इनका प्लूरल नहीं करते। ये 2 वर्ड इसमें थोड़े से यूनिक हैं, टेढ़े हैं, वेजेस और मीन्स, इनको भी देख लो। एक वर्ड है वेजेस, जब इसका मतलब होता है इनकम और सैलरी तब इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। लेकिन जब इसका मतलब होता है रिजल्ट या आउटकम यानी परिणाम, तब सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार कि सिंगुलर का रेफरेंस है कि प्लूरल का रेफरेंस है उसके अनुसार वर्ब आती है। सेम ऐसा ही कुछ फंडा मीन्स का है। मीन्स का जब मतलब हो इनकम या रिसोर्सेज, आपकी आय, साधन, तब वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। लेकिन अगर इसका मतलब हो चैनल, माध्यम, मीडियम, किसी काम को करने का तरीका, तब सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल आ सकती है। सेंटेंस से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर से देखो, मैंने क्या कहा, ये ऐसे नाउन है जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है, ठीक है। इनके बाद वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकते हैं सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार, लेकिन इनकी खुद की स्पेलिंग जो है वो यही रहेगी, ठीक। वेजेस में इनकम रिसोर्सेज मीनिंग हो तो वर्ब प्लूरल, रिजल्ट या आउटकम मीनिंग हो तो सेंटेंस के मीनिंग पर डिपेंड है। मीन्स में इनकम रिसोर्सेज मीनिंग हो तो वर्ब प्लूरल, और जब चैनल, माध्यम, किसी काम को करने का तरीका मीनिंग हो तो सेंटेंस के मीनिंग पर डिपेंडेंट है। ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल समझ में आएगा, करो ट्राई। हाँ जी। वेन आई वेंट टू जापान, जब मैं जापान गया था तो मैंने अवशेष देखे, आई सॉ द रिमेन्स, मैंने अवशेष देखे कुछ एयरक्राफ्ट्स के जिन्होंने अटैक किया था जापान पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। अब आपको पता है कि एयरक्राफ्ट का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है, हाँ कि ना। एयरक्राफ्ट एक ऐसा शब्द है जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है, तो एयरक्राफ्ट्स यूज नहीं करेंगे, एयरक्राफ्ट ही रह जाएगा। 2 सीरीज ऑफ लेक्चर्स इज शेड्यूल्ड फॉर द कमिंग वीक। टीचर ने कहा कि लेक्चर्स की 2 सीरीज, लेक्चर की 2 सीरीज शेड्यूल्ड हैं अगले हफ्ते के लिए। अब 1 हो तो भी सीरीज, 2 हो तो भी सीरीज, वर्ड ये सीरीज तो सीरीज ही रहेगा, लेकिन ये 2 लगा होने से हमें पता चलेगा कि प्लूरल की बात करनी है इस बार, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यही फर्क है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, उन वाले में कॉन्सेप्ट नंबर 31 में और इसमें, उसमें तो वर्ब कभी प्लूरल आ ही नहीं सकती। इनका सिंगुलर और प्लूरल के अंदर स्पेलिंग सेम रहेगी बस, लेकिन ये मतलब नहीं है कि इनके साथ कभी प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हो, जैसे यहां लगाई मैंने, हाँ कि ना। इसको देखो, हाँ जी, मजदूरों की जो वेजेस हैं वो बढ़ा दी गई जब उन्होंने 2 दिन के लिए प्रोटेस्ट किया। तो यहाँ पे अब अगर आप देख पा रहे हो, और प्रीपोजिशन है, वर्कर्स इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, वेजेस। और जब वेजेस का मतलब इनकम, रिसोर्सेज, आमदनी हो तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है, तो वर इंक्रीज्ड लिखना पड़ेगा आपको। द वेजेस ऑफ बर्निंग मिडनाइट ऑयल, जो मिडनाइट ऑयल को बर्न करने का, मिडनाइट ऑयल को बर्न करने का मतलब क्या होता है, बहुत अथक प्रयास करना, रात वात को भी पढ़ाई करना, रात को भी अपनी जान झोंक देना, यानी किसी काम में अथक प्रयास करना। जो ये
देर रात तक भी आप घिसते रहते हो, अपने काम में लगे रहते हो, इसके जो वेजेस हैं वो हमेशा वर्थ इट होते हैं। यहाँ पे वेजेस का मतलब क्या है? रिजल्ट, आउटकम, परिणाम, हाँ कि ना। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, सिंगुलर का रेफरेंस है कि प्लूरल का रेफरेंस है? इसका जो रिजल्ट आएगा, ये जो रात भर मेहनत करने का जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट होगा, वो हमेशा वर्थ इट होगा, यही कहना चाहते हो? कोई प्लूरल का तो रेफरेंस यहाँ पर है नहीं, हाँ कि ना। तो यहाँ पे कैसी वर्ब अपने को प्रेफर करनी चाहिए? इज ऑलवेज वर्थ इट। ये जो इसका रिजल्ट आता है, ये जो इसका परिणाम आता है, ये जो इसका आउटकम आता है, ये हमेशा वर्थ इट होता है, ये कहना चाह रहे हो। अगर कोई प्लूरल दिया होता कि उसके जो रिजल्ट है वो ऐसे 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 भी हो सकते हैं, है ना, तो अपन प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। यानी इस वाले मीनिंग में सेंटेंस पे डिपेंडेंट है कि इस चीज के जो परिणाम होते हैं, इस चीज का जो आउटकम आता है, इस चीज का जो रिजल्ट आता है, वो हमेशा वर्थ इट होता है, ये कहना चाह रहा है। इसको करिए जरा। हाँ जी, आ जाओ। उसके जो मीन्स हैं वो पर्याप्त नहीं है इतनी बड़ी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मीन्स का मतलब क्या है? इनकम, आय, रिसोर्सेज, साधन। इस केस में वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। आर नॉट इनफ लिखना पड़ेगा, है ना। अच्छा जी, अलग अलग मीन्स का यूज़ किया गया उनके द्वारा कम्युनिकेट करने के लिए उनकी फैमिली से। वेरियस शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ प्लूरल का रेफरेंस है। यहाँ पे इनकम, आय, साधन तो मतलब नहीं, यहाँ पे तरीके, अलग 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 तरीकों का यूज़ किया गया, है ना। फ़ोन करने की कोशिश करी, ईमेल भेजने की कोशिश करी, पत्र भेजने की कोशिश करी अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे मीन्स का मतलब है मीडियम, चैनल। और सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेफरेंस कैसा है? प्लूरल का रेफरेंस है, इसलिए कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इनको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जब दो नाउन मिलकर एक नाउन बना लेते हैं तो उनको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। और उनका प्लूरल कैसे होता है? इन दोनों शब्दों में से, जैसे दो वर्ड हैं, जैसे ब्रदर लॉ, कमांडर चीफ, स्टेप डॉटर, जनरल मैनेजर, इन दोनों में से जो नाउन की तरह से काम करने वाला शब्द होता है प्लूरल उसका करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा नाउन की तरह से कौन सा काम कर रहा है? समझ के देखना थोड़ा सा। ब्रदर इन लॉ, जेठ हो सकता है, जीजा हो सकता है, साला हो सकता है, देवर हो सकता है, सबको ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, है ना। अब थोड़ा सा अगर नोटिस करो तो इन प्रीपोजिशन और लॉ इसका ऑब्जेक्ट है, और ये एक फ्रेज बना रहा है जो ब्रदर को क्वालिफाई कर रहा है। कैसा ब्रदर? ब्रदर इन लॉ। कमांडर इन चीफ, कौन सा कमांडर? जो इन चीफ है, तो इन प्रीपोजिशन है, चीफ इसका ऑब्जेक्ट है, ये एक फ्रेज बना रहा है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है। स्टेप डॉटर, कैसी डॉटर? सौतेली बेटी, तो इसने इसको क्वालिफाई किया। कौन सा मैनेजर? जनरल मैनेजर, एचआर मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। कौन सी शेल्फ? जूते रखने की शेल्फ, कपड़े रखने की शेल्फ, किताबें रखने की शेल्फ, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि जो दो वर्ड लिखे होते हैं इनमें से एक वर्ड दूसरे की विशेषता बता रहा होता है, यानी एक वर्ड दूसरे के लिए एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा होता है ना। तो जिसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी जो नाउन के जैसा काम कर रहा है, प्लूरल उसका करेंगे। जैसे ब्रदर इन लॉ का प्लूरल हो गया ब्रदर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ का प्लूरल हो गया कमांडर्स इन चीफ, स्टेप डॉटर का प्लूरल हो गया स्टेप डॉटर्स, जनरल मैनेजर का प्लूरल हो गया जनरल मैनेजर्स, और ऐसे ये चलता जाएगा। आगे ही कुछ बात समझ में। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे लुकर ऑन, जो कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, खड़े होकर देखने लग गए, तो इसके अंदर प्रीपोजिशन मैस मत लगा देना, है ना। लुकर्स ऑन, पासर्स बाय हो जाएगा। ये जो बैग फुल, माउथ फुल वर्ड होते हैं, ये पूरा एक ही वर्ड है, ये कंपाउंड नाउन है ही नहीं। लेकिन कंफ्यूज हो जाता है बच्चे कंपाउंड नाउन की बात पढ़ के, किस में ऐसा लगाऊं, तो कई बार लास्ट में लगा दे, मतलब बीच में लगा देता है इनके, कि बैग मेन वर्ड है, बैग में लगा दूं। ऐसा मत कर देना है, पूरा एक ही शब्द है, इसके तो लास्ट में ही आएगा यार, इसके बीच में मत घुसा देना। बस इसमें ध्यान रखना, स्टार मार्क करके ये दो वर्ड, मैन और वुमेन के साथ जब उनका प्रोफेशन दिया हो, मैन और वुमेन शब्द के साथ ए एन आएगा, सॉरी यहाँ पे, मैन और वुमेन शब्द के साथ जब उनका प्रोफेशन दिया हो, मैन और वुमेन शब्द के साथ जब प्रोफेशन दिया हो तो दोनों जगह प्लूरल करते हैं, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे मैन डॉक्टर है तो मैन डॉक्टर्स, दोनों जगह पे प्लूरल होगा। ऐसे अगर इस साइड पे है तो ऐसे दोनों जगह पे इधर प्लूरल होगा। कुछ आ गई मेरी बात समझ में? तो कहने का अर्थ है ये वाली चीज़ आपको स्टार मार्क करके याद रखनी है कि भैया मैन और वुमेन के साथ जब प्रोफेशन दिया होता है तो दोनों जगह प्लूरल होता है। आओ इसके बेस पे कुछ सवाल है, करो। हाँ जी। बोथ ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ,
ब्रदर इन लॉज लिव इन आगरा एंड रन अ बुक शॉप देयर। उसके दोनों जो, अब जीजे हो सकते हैं, साले हो सकते हैं, कुछ भी, उसके जो ब्रदर इन लॉ हैं वो आगरा में रहते हैं और एक वहाँ बुक शॉप चलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है इसका प्लूरल, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल करना है। तो उसके लिए क्या एस यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे लगता है, तो हमें पता चल गया ये वर्ड गलत लिखा हुआ है। तो क्या लिखना पड़ेगा, बोथ ऑफ हिज ब्रदर्स इन लॉ। क्लियर होगी इतनी बात। अच्छा जी, ऑल द मैन टीचर्स वर कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल टू हिज ऑफिस यस्टरडे। सबके सब जो मैन टीचर्स हैं यानी मेल टीचर्स हैं, मेल जनरली वैसे मैन टीचर वर्ड यूज़ भी नहीं करते, अगर लिखना भी होता है ना तो मेल टीचर फीमेल टीचर ऐसे वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये वर्ड चलता है तो पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या देखो, प्लूरल करना है। तो आपको मैंने बताया कि मैन या वुमेन के साथ जब उनका प्रोफेशन दिया हो, मैन डॉक्टर, मैन टीचर, मैन लॉयर, अगर उनका प्लूरल करना पड़े तो दोनों जगह प्लूरल करना पड़ता है। इसको भी MEN करना पड़ेगा और इधर भी प्लूरल करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे मैन टीचर्स ना लिख के आपको मेन टीचर्स लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे मेल टीचर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो जी। मेन टीचर्स कहने का मतलब ही है मेल टीचर्स। इसको देखिए जरा, हाँ जी। सम पासर बाय सॉ द एक्सीडेंट, कुछ जो राहगीर जो मतलब निकल रहे थे उसी इलाके से, उन्होंने एक्सीडेंट को देखा और फिर वो रुक गए उसकी मदद वदद करने के लिए। तो यहाँ पे पासर बाय का जो प्लूरल होगा कैसे लिखोगे, पासर्स बाय लिखना पड़ेगा। बाय में एस मत लगा देना, पासर्स बाय लिखना पड़ेगा। शी गल्प डाउन, उसने निगल लिया 2 माउथफुल ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी की चम्मच ली और 2 कॉफ़ी की चम्मच निगल ली ताकि वो मीटिंग में अवेक रह पाए, जागती हुई रह पाए। तो यहाँ पे माउथफुल ये को कंपाउंड नाउन होता ही नहीं है भाई, ये एस बीच में लगेगा, कहाँ लगेगा, वो सब बातें तब सोचने की जब कंपाउंड नाउन, ये पूरा वर्ड ही एक है, और जब पूरा वर्ड ही एक है तो ऑब्वियस बात है ना लास्ट में ही लगेगा, माउथफुल्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब ये जी कुछ कलेक्टिव नाउन है, आपने ज़रूर पहले देख भी रखे होंगे, है ना, नहीं तो इस लिस्ट को नज़रों के आगे से निकाल लेना भाई। लोगों के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं, मॉब कहते हैं। नॉर्मल ग्रुप है तो क्राउड कहते हैं। अच्छा जी, गुस्सा है लोगों की भीड़ है तो मॉब कहते हैं, ठीक। स्टार्स के ग्रुप को ये कहते हैं, ट्रीज के ग्रुप को ये कहते हैं, मक्खियों के ग्रुप को ये कहते हैं, पपीज़ के ग्रुप को ये कहते हैं। ऐसे कलेक्टिव नाउन आपने पढ़ रखे होंगे, पहले नहीं पढ़ रखे तो इस वीडियो को मैं आगे आगे कर रहा हूँ, तुम पॉज 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 बटन दबा के इसको देखते चलो, एक बार नज़रों के आगे से निकाल लोगे याद हो जाएंगे, इतने मुश्किल हैं भी नहीं। चलो जी, अब इस पे सवाल कैसे आता है एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। उसने अडॉप्ट कर लिया था बिल्लियों के ग्रुप को, कैट्स के ग्रुप को, जो उसे मिले थे एक डिब्बे में मेल बॉक्स के पास। बिल्लियों के ग्रुप के लिए वर्ड यूज होता क्लाउडर। अब ये गलत नहीं है अपने आप में, को ग्रामेटिकली गलत नहीं, लेकिन सोचना कि क्या बार बार हम ऐसे लिखते हैं। मान लो अगर मुझे कहना है भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, क्या मैं ऐसे लिखता हूँ, क्या ग्रुप ऑफ इंडियन प्लेयर्स परफॉर्म्ड रियली वेल की इंडियन टीम लिखता हूँ। तो अगर बार बार ये ग्रुप ऑफ ही लिखना है, मान लो मैंने कहा कि 5 गैंग पकड़े गए, 5 गैंग पकड़े गए यूपी पुलिस के द्वारा, तो क्या यहाँ पे ऐसे लिखूं 5 ग्रुप्स ऑफ क्रिमिनल्स, ऐसा लिखूं? फिर तो कलेक्टिव नाउन बनाने का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर तो कलेक्टिव नाउन बनाने की जरूरत ही नहीं अगर बार बार ये ग्रुप ऑफ लगा के लिखना था। सेंटेंस शॉर्ट हो जाए, ऐसे बार बार ना लिखना पड़े, उसी के लिए तो कलेक्टिव नाउन बने। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ कैट्स ना लिख के शी अडॉप्टेड अ क्लाउडर लिख देंगे अपन। क्लाउडर का मतलब ही होता है बिल्लियों का झुंड। तो उसने क्लाउडर को अडॉप्ट कर लिया जो उसे मिला था बॉक्स के पास, ये मेलिंग बॉक्स के पास एक डिब्बे में। एक्सेसिव राइज इन टेम्परेचर, ये जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है इसने मार दिया ग्रुप ऑफ बीज को। मक्खियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं?
मक्खियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्वार्म बोलते हैं, हाँ कि ना? तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ बीज जो है ये हटके यहाँ पे स्वार्म आ जाएगा। इस टाइप से एरर आ सकता है कलेक्टिव नाउन पे। दूसरा एक एरर कैसे आ सकता है कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं जनरली वर्ब सिंगुलर लेते हैं। इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया मैं, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करूँगा। कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आती है जनरली। द टीम हैज़ प्लेड वेल करेंगे, ना कि हैव। प्लूरल कब हो सकता है? जब उनके मेंबर्स को रेफर किया जाए। ये चीज़ अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे। इसको देखो जरा। हाँ जी। वुल्व्स का, भेड़ियों का एक झुंड देखा गया कुछ कुत्तों का पीछा करता हुआ नेशनल पार्क में कल। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वुल्व्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वुल्व्स को क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको और भी बताऊंगा। देखो, ग्रुप ऑफ वुल्व्स को क्या बोलते हैं? पूरे को ही कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। उसको बोलते हैं पैक। लेकिन दिक्कत क्या है कि पैक और चीज़ों का भी होता है। जो बड़े शिकारी कुत्ते होते हैं, हाउंड्स जिनको बोलते हैं, उनका भी पैक होता है। ठीक है, वुल्व्स का भी पैक होता है, और चीज़ों के लिए भी पैक हो सकता है, लगता हो। तो अगर ऐसी कोई कन्फ्यूज़न हो कि भैया इसके लिए वर्ड हो सकता है कि यही सेम वर्ड पैक वर्ड, जैसे क्लाउडर तो बिल्लियों के लिए लगता है, स्वार्म मक्खियों वगैरह के लिए लगता है, लेकिन अगर और भी चीज़ों के लिए लगता हो तो कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए आप ऐसे यूज़ कर दोगे, अ पैक ऑफ वुल्व्स, ऐसे यूज़ कर दोगे अगर कन्फ्यूज़न हो कि पैक वर्ड और भी चीज़ों के लिए लगता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं आपको बात बता रहा था उसको देखना कि वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लगेगी कि प्लूरल लगेगी। पैक ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों का एक झुंड पीछा कर रहा था। अब यहाँ पे सबको एक कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, सब एक यूनिट की तरह से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही आएगी, वर नहीं वॉज आएगा। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो जनरली वर्ब सिंगुलर लेता है, लेकिन अगर इसके मेंबर्स को रेफर कर दिया जाए तब वर्ब प्लूरल आएगी। वो चीज़ अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स ट्रेवलर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कारावान बोलते हैं। तो कारावान ऑफ मर्चेंट्स लिख सकते हो आप, अ कारावान ऑफ मर्चेंट्स लिख सकते हो। ठीक है, इसमें भी देखो वर्ब सिंगुलर लिखी हुई, पासेस लिखा हुआ है ना? वो गुजरता है हमारे गांव से हर साल जुलाई के मंथ में। नेक्स्ट पर आ जाइए जी। अपोस्ट्रोफी, ये तीन रूल मैंने एक साथ ही लिख दिए हैं क्योंकि अगर ऐसे बनाने लगता तो मैं और बहुत रूल बन जाते। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि एक चैप्टर के 10 से ज़्यादा तो क्या ही बनाए, वरना तो फिर वो 500 रूल चले जाएंगे, है ना? 500 तो खैर फिर भी नहीं होंगे, लेकिन ये मैंने तीनों एक में ही लिख दिए, छोटे छोटे से रूल है। यूज अपोस्ट्रोफी एस विद ओनली विद द लेटर नाउन इफ टू नाउन्स विच हैव सेम पोजीशन विच हैव पोजीशन ऑन द सेम थिंग आर जॉइंड बाय कंजंक्शन एंड। अगर दो नाउन एंड कंजंक्शन से जोड़े गए हों और दोनों का पोजीशन एक ही चीज पर हो तो अपोस्ट्रोफी एस केवल बाद वाले पर आएगा। एग्जाम्पल से अगर मैं ये कहना चाहूँ, मान लो कि मैं और मेरा भाई दोनों के पिताजी को रेफर करना है। ठीक है, तो अमन एंड रमन्स फादर, मान लो हम दोनों भाई हैं, हम दोनों के फादर एक है, अब दोनों को रेफर करना है, मतलब फादर को रेफर करना है, तो ऐसे नहीं लिखेंगे अमन्स एंड रमन्स फादर, अमन एंड रमन्स फादर, अपोस्ट्रोफी एस बाद वाले के ऊपर ही आएगा। ये इसका मतलब है कि दो नाउन यदि एंड से जुड़े हों और उन दोनों का पोजीशन एक चीज पर ही हो तो अपोस्ट्रोफी एस, ये जो पोजीशन बनाने का सिंबल होता है, ये सिर्फ बाद वाले नाउन पर ही आएगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, कुछ प्रोनाउन भी होते हैं, जनरली अपोस्ट्रोफी एस लगना एक नाउन का फीचर होता है, लेकिन कुछ प्रोनाउन के साथ भी अलाउड है, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। तीसरी बात, अगर कभी ऐसे नाउन का प्लूरल करना पड़ जाए, मतलब ऐसे नाउन का प्लूरल नहीं, सॉरी, पोजेशन बनाना पड़ जाए जिसके लास्ट में ऑलरेडी श की साउंड है, तो वहां पे ये सिर्फ ये सिंबल यूज करना, पूरा ये मत लिखना, एस मत लिखना। जैसे अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल, एक ये नाउन लिख दिया मैंने बॉय, मुझे कहना है लड़के की गाड़ी, तो मैंने लिख दिया बॉयज कार। ठीक है, अब हो सकता है दो तीन लड़कों ने पैसे मिला के गाड़ी ली हो, अब मुझे कहना है लड़कों की गाड़ी, तो इसको ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा।
इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? बॉय, बॉयज कार, बॉयज। इसको कैसे पढ़ोगे? बुज है, कैसे पढ़ोगे इसको? तो इसलिए ग्रामेरियंस ने कि इसको बोला ही नहीं जा पाएगा, तो ये ज की साउंड दोबारा नहीं लिख सकते अपन, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। प्लूरल करो और बस ये ऊपर ऐसे सिंबल लगा दो, बस बात खत्म हो। एस दोबारा नहीं लिखते, ये एक कॉन्सेप्ट है। आ जाओ कर दो। हाँ जी, डेविड और मिंडी की जो गाड़ी है उसने ढंग से काम करना बंद कर दिया है, इसलिए वो सोच रहे हैं वो इसलिए वो सोच रहे हैं उसको बेचने के बारे में। ठीक है, अब सेलिंग इट, इट से भी पता चल रहा है एक ही गाड़ी है, हाँ कि ना? और यहाँ तो वर्ब चलो सिंगुलर दी हुई है, सिंगुलर वर्ब से भी पता चल रहा है, इट से भी पता चल रहा है, सारा हिंट मिल रहा है कि दोनों की गाड़ी एक ही है। ठीक, ये भी चलो मैं मान लेता दोनों की गाड़ी अलग अलग है, अगर हो सकता वर्ब की गलती हो, लेकिन ये इट भी तो है ना। ये सारे चीज़ें चीख चीख के बता रही हूँ कि दोनों की गाड़ी एक ही है। डेविड और मिंडी की जो गाड़ी है उसने ढंग से काम करना बंद कर दिया। मैं मान लेता कि ये कार नाउन कॉमन किया हुआ, डेविड की गाड़ी और मिंडी की गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया, यहाँ पे हैव आएगा। मैं मान लेता कि हैव की गलती है, अगर ये इट ना लिखा होता, ये इट चीख चीख के बता रहा है कि गाड़ी एक ही है, हाँ के ना? तो यहाँ से पता चल रहा है कि भैया दोनों की गाड़ी एक ही है, एक ही है तो सेम ही चीज़ पर पोजेशन है, तो दो बार अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा रहे हो? तो ये वाला जो अपोस्ट्रोफी एस है जो डेविड के ऊपर लिखा हुआ है ये हट जाएगा। जब दो नाउन का जो एंड से जुड़े हों सेम ही चीज़ पर पोजेशन होता है तो दो बार अपोस्ट्रोफी एस हम नहीं लगाते। तुम्हारे पेरेंट्स का जो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है वो डिग्रेड हो गया क्योंकि तुम बार बार वही गलतियां करते रहे। ठीक, अब यहाँ पे पेरेंट्स में पहले से ज की साउंड, पेरेंट्स, पेरेंट्स कैसे बोल पाएंगे इसको? तो यहाँ पे ये जो एस है सिर्फ सिंबल आएगा, ये जो एस है ये ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसको करिए ज़रा। जो रीसेंट अर्थक्वेक था उसने डिस्ट्रॉय कर दिया हर किसी का घर हमारी सोसाइटी में। अब यहाँ पे क्या होता है? रीसेंट अर्थक्वेक हैज़ डिस्ट्रॉयड एवरी वंस हाउस इन आवर सोसाइटी। अब ये जो अपोस्ट्रोफी है ना, राहुल्स कमल्स लिखा हुआ ठीक लगता है, प्रोनाउन के ऊपर ये लिखा हुआ बच्चे को अटपटा लगता है, इसलिए कई बार बच्चे एरर टिका देते हैं, लेकिन ये नो एरर है। कुछ प्रोनाउन के ऊपर भी अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, वन। कुछ प्रोनाउन हैं ऐसे जिनके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। और गॉड से, गॉड भी नाउन, सेक भी नाउन, भगवान के लिए है ना, पोजेशन बनाना है, पोजेशन बनाना है तो यहाँ पे फॉर गॉड्स सेक लिखना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, जैसे अगर मान लो मैं कह दूं कि अपने बच्चे के भले के लिए, फॉर योर सन सेक, सन सेक नहीं सन्स सेक, पोजेशन तो बना, हाँ कि ना? ऐसे ऐसा लिख सकते हो? मुझे बताओ, माई ब्रदर वाइफ, माई ब्रदर वाइफ लिख पाएंगे? माई ब्रदर्स वाइफ लिखना पड़ेगा ना, मेरे भाई की वाइफ। आ रही है कुछ बात समझ में? तो जब दो नाउन लिख रहे हो, आपको दिख रहा है कि इसका इस नाउन के ऊपर पोजेशन बनाना, तो लिखो ना। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट के अंदर हेडिंग डाल के नहीं लिखा था, लेकिन वैसे ही मैंने इंक्लूड कर दिया इसके अंदर ना, कि कई बार क्या होता है दो नाउन साथ में लिख देते हैं और हमें पता होता है कि इसका इसके ऊपर अधिकार बनाना है। राहुल कार लिख सकते हैं हम, राहुल कार। क्या सेंटेंस ऐसा लिख सकता हूँ, राहुल कार वाज स्टोलन यस्टरडे? नहीं लिख सकता ना, राहुल्स कार लिखना पड़ेगा। तो जब आपको क्लियर हो कि दो नाउन साथ में दिए और इसका इस पर अधिकार बनना है, तो लगाओ फिर अपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट पर आ जाइए। वाइल मेकिंग पॉजेसिव केस ऑफ कंपाउंड नाउन्स यूज अपोस्ट्रोफी एस एट द एंड। कंपाउंड नाउन जो अपन ने पढ़े थे ना, ब्रदर इन लॉ, उनके अंदर प्लूरल करने के लिए जो एस लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? वो तो लगाते हैं जो नाउन की तरह से काम करने वाला, जैसे ब्रदर इन लॉ था उसमें एस कहाँ लगा? ब्रदर पे, हाँ क्या ना? लेकिन जो अपोस्ट्रोफी एस आता है, पोजेशन बनाने वाला आता है, वो हमेशा एंड में ही आता है, क्योंकि उस केस में पूरा एक ही टर्म माना जाता है। अपोस्ट्रोफी है जो पोजेशन वाला है वो एंड में ही आता है। कन्फ्यूजन क्यों हुई होगी? क्योंकि बच्चे याद कर लेते हैं, अच्छा इसमें एस यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, ये भी तो एक टाइप का एस ही है दिखने में, तो कन्फ्यूजन होती है।
प्लूरल करने वाला जो एस है, प्लूरल करने के लिए जो आप एस लगाते हो वो लगता है दोनों शब्दों में से जो नाउन की तरह से काम कर रहा होगा उस पर, लेकिन पोजेशन बनाने के लिए जो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा वो हमेशा एंड में लगेगा। करो। We get discount at that hospital because my son's in-law sister works there. हमें उस हॉस्पिटल में डिस्काउंट मिलता है क्योंकि मेरे सन इन लॉ की जो सिस्टर है वो वहाँ पे काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है क्योंकि मेरे सन इन लॉ की सिस्टर। अब इस सिस्टर नाउन पर पोजेशन बनाना है, इस सिस्टर नाउन पर अधिकार बनाना है, कहना है सन इन लॉ की सिस्टर। अब प्लूरल करने वाला एस तो यहाँ पे आता है, समझ में आता है, लेकिन जो पोजेशन बनाने वाला एस है वो तो लास्ट में आता है। तो यहाँ पे सन्स इन लॉ नहीं होगा, सन इन लॉज लिखना पड़ेगा, सन इन लॉ की सिस्टर लास्ट में जाएगा ये। When I married अंजलि, जब मैंने अंजलि से शादी करी, I took over my father's, मैंने अपने ससुर जी का जो लॉ बिजनेस है वो टुक ओवर कर लिया, यानी मैं उसका हेड बन गया क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। अब यहाँ पे फिर से फादर्स इन लॉ लिखा हो, अब ये जो बिजनेस शब्द है इसके ऊपर पोजेशन बनाना है, ससुर जी का बिजनेस। तो यहाँ पे पोजेशन बनाने के लिए जो अपोस्ट्रोफी एस होता है वो एंड में ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, फादर इन लॉज एंड में। प्लूरल बनाने वाला एस कहाँ आता है और अपोस्ट्रोफी वाला जो एस होता है यानी पोजेशन वाला जो एस होता है वो कहाँ लगता है, ये इस बात पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। लास्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाइए आज की क्लास के। अपोस्ट्रोफी एस वैसे तो लिविंग बींग्स के साथ लगता है, राहुल्स कार है ना, लिविंग थिंग्स के साथ लगता है, लेकिन कुछ नॉन लिविंग भी हैं, कैन बी यूज्ड लिखना पड़ेगा। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं जिनके साथ अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। ये वो जगहें हैं जैसे पर्सोनिफिकेशन कर रखा हो, जिसको हिंदी में कहते हैं मानवीयकरण होता है ना। जैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो अपन क्या कहेंगे, सूर्य देव को बहुत गुस्सा आ रहा है, कहते हैं ना अपन। ऐसे ही ऐसे अंग्रेजों के वर्ड यूज होता है सन्स फ्यूरी, सूर्य का गुस्सा। गर्मी पड़ रही है तो आज तो भैया बहुत सन की फ्यूरी झेलनी पड़ रही है ना। अच्छा जी, डेथ आइसी एंड, जैसे अपने हिंदी फिल्मों में कहता है ना वो मौत के मुंह में चला गया, ऐसे अंग्रेजों को कहते हैं वो मौत के ठंडे हाथों में चला गया। नेचर का कानून, कुदरत, अपने देश की इज्जत, फॉर्चून्स फेवरेट, ये ऐसे वर्ड हैं कि बेसिकली जो नॉन लिविंग को लिविंग बीइंग की तरह से इमेजिन करके बनाए गए। बहुत सारे हमारी देखो, अब साइंस के हिसाब से देखें, मैं इसमें नहीं कह रहा कौन सही है कौन गलत, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि साइंस के हिसाब से अगर देखें, अगर बिल्कुल साइंस के हिसाब से सोचें तो सन क्या है, सन एक स्टार है जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है जिसकी वजह से वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है जो अपने तक आती है, ऐसा ही है, हाँ के ना। तो साइंस के हिसाब से सन क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन हमने उसको कैसे, सूर्य का गुस्सा, तो हमने उसको लिविंग बीइंग की तरह से इमेजिन कर रखा है, यानी उसको हमने पर्सोनिफाई कर रखा है। अब मौत, डेथ, डेथ क्या है, नॉन लिविंग है, हाँ के ना, तो इसको हमने बना लिया। कुदरत का कानून, तो हमने क्या कर दिया, बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह से इमेजिन करके ये चीज़ें बना ली। डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, जिनकी इज्जत है, जैसे कोर्ट का ऑर्डर, कंट्री की इज्जत, ड्यूटीज कॉल, ऐसे करके। सेलेस्टियल बॉडीज, सन, अर्थ, मून, इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। कुछ ऐसे शब्द जो टाइम, वेट, वैल्यू या डिस्टेंस को दिखाते हो, टन्स, वेट, मीटर्स, गैप, टाइम, वेट, वैल्यू और डिस्टेंस को दिखाने वाले वर्ड्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। पाउंड्स, वर्थ, रेजर, जैज, 2 मीटर्स, गैप, ऐसे कुछ ईडियम है। ईडियम में तो ग्रामर अप्लाई नहीं होती। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो यानी बहुत ज़्यादा नज़दीक, स्टोन के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस आ गया। एट वंस विट्स एंड, वैसे तो ग्रामर के हिसाब से 2 अपोस्ट्रोफी एस लगातार अलाउड नहीं, लेकिन ईडियम के ऊपर ग्रामर अप्लाई नहीं होती। एट वंस विट्स एंड यानी भौचक्का रह जाना, कोई चीज़ समझ में ना आना। नेचर्स कॉल, वॉशरूम जाने की अर्ज हो जाना। तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे नॉन लिविंग के बावजूद भी अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। यही मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर देता हूँ। मान लो मैं लिख दूँ दिल्लीज टेम्परेचर या दिल्लीज वाटर सप्लाई, ऐसा लिख दूँ तो ये अलाउड है, ठीक है। सिटी और कंट्री के नेम के साथ अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है,
लेकिन क्या ऐसा लिखना गलत होता सर, द वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली? बिल्कुल गलत नहीं होता, वो बल्कि बेटर होता है। लेकिन क्या ये गलत होता? नहीं। इंडियाज परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया लिख दूं, बेस्ट है। इंडियाज परफॉर्मेंस गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। सिटी और कंट्री के नेम के साथ भी अपोस्ट्रोफी इज अलाउड है। करिए जी। हाँ जी। द टेम्परेचर है टच्ड 50 डिग्री इन मैनी एरियाज दिस समर। टेम्परेचर ने 50 डिग्री छू दिया है बहुत सारे एरियाज में। आई थिंक नो वन विल बी सेव्ड फ्रॉम सन्स फ्यूरी दिस टाइम। मुझे लगता है कोई नहीं बचेगा सूर्य के गुस्से से इस बार। पर्सोनिफिकेशन का केस आ गया। मोहित हैज़ रिसीव्ड कोर्ट्स ऑर्डर। मोहित को एक कोर्ट का ऑर्डर मिला है। मोहित को कोर्ट का एक ऑर्डर मिला है जो उसे रोकता है होटल में एंटर करने से। ठीक है, मान लो होटल में आके उन्हें कोई दंगा वंगा किया होगा, उसको कोर्ट ने ऑर्डर भेजा है कि इस होटल के बाद दिखने नहीं चाहिए वरना जेल में डाल दिए जाओगे। तो कोर्ट्स ऑर्डर डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट हो गया। आफ्टर द राइज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज द एक्सपर्ट्स हैव नोटिस्ड चेंजेस इन अर्थ एटमोसफियर। ये जो राइज आया है यार ग्रीन हाउस गैसेज में, इसके बाद एक्सपर्ट्स ने नोटिस किए हैं अर्थ के एटमोसफियर में चेंजेस। सेलेस्टियल बॉडी आ गया, हाँ कि ना। वी सैट एट अ 2 मीटर्स गैप फ्रॉम ईच अदर इन दैट कॉन्फ्रेंस हॉल। डिस्टेंस को दिखाने वाला वर्ड आ गया। दिस रिजॉर्ट इज एक्सपेंसिव बिकॉज इट इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द फेमस बीच। ये रिजॉर्ट थोड़ा महंगा है क्योंकि ये बहुत पास है फेमस बीच के। एट अ स्टोन्स थ्रो ईडीएम आ गया। ये सारे नो एरर है। होता क्या है, बच्चे ने सोच रखा होता है या उसको लगता है कि नॉन लिविंग के साथ तो अपोस्ट्रोफी साथ था नहीं, लेकिन इन केसेस के अंदर आ सकता है ना भाई। पर्सोनिफिकेशन का केस है, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट का केस है, सेलेस्टियल बॉडीज का केस है। ये सारे के सारे क्या हो गए जी? ये सारे के सारे क्या हो गए? नो एरर हो गए, हाँ क्या ना। ये सारे के सारे किस कैटेगरी में चले गए? नो एरर की कैटेगरी में चले गए। बोलो जी, क्लियर हो गया? तो ये थे अपने नाउन चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ये 4 आपके होमवर्क हैं। अगर आपने क्लास बड़ी शिद्दत से देखी है, ईमानदारी से देखी है, तो आप ये सारे के सारे बहुत अच्छे से इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। इनके जो आंसर हैं वो आपको कमेंट करने हैं, किसी और का आंसर मत देखना। और थोड़ा सा कोशिश करना, थोड़ा एक्सप्लेन भी करो। ये नहीं कि ये आएगा, ये क्यों आएगा। थोड़ा सा कोशिश करो कि जो भी आंसर, जो भी होमवर्क आपको मिलता है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखने की कोशिश किया करो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लासेस अच्छी लग रही होगी, सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो थोड़ा दोस्तों को बता दिया करो। एल्गोरिदम के लिए जो लाइक कमेंट शेयर वगैरह वो कर लिया करो भाई। इसके तो आंसर कमेंट करना ही है, इसके अलावा भी 1-2 कमेंट कर सकते हो। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आज के लिए गुड नाइट।